नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारण द्वारा संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम नेपोलियन बोनापार्ट के शासक बनने से लेकर उसकी मृत्यु तक के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्र ध्यान दें कि नेपोलियन बोनापार्ट का विश्व इतिहास में और विशेषकर यूरोप के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और उससे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। पिछली 2 कक्षाओं में जो हमने अध्ययन किया है उसमें जिन टॉपिक्स पर आपको विशेष ध्यान देना है वो है नेपोलियन के इटली अभियान और मिस्र अभियान, तथा उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है नेपोलियन के काउंसिल के रूप में सुधार और विशेषकर विधि संहिता। विधि संहिता में से और सुधारों में से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। और तीसरा आता है पार्ट जो हम आज डिस्कस करेंगे, नेपोलियन की सम्राट के रूप में उपलब्धियां और उसका अंत। छात्र ध्यान दें कि इसमें फैक्ट बहुत हैं और अक्सर किसी युद्ध के बारे में, संधि के बारे में, उनको मिलान करने के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए इसको लिखें, याद करें, बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पहले कि हम नेपोलियन के बारे में पढ़ें, आपको यूरोप के मानचित्र के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ देशों के नाम बार बार आएंगे। तो यदि आपके दिमाग में यह अंकित होगा कि कौन सा देश कहाँ पर है और वह क्यों युद्ध कर रहा था, तो इसको समझने में आपको आसानी रहेगी। यहाँ पर देख सकते हैं, ये है फ्रांस जो कि नेपोलियन के अंडर में था। ये स्पेन, पुर्तगाल, फिर इधर उस समय की इटली, ये इधर पर्शिया, राइन संघ, ऑस्ट्रिया, रशिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, इधर ग्रेट ब्रिटेन। ये थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। तो अब ध्यान देंगे कि कौन सा देश कहाँ कहाँ पर है। यदि आपके दिमाग में ये होगा कौन सा देश कहाँ पर है, तो आपको युद्धों को समझने में और याद रखने में आसानी रहेगी, क्योंकि प्रत्येक देश अपने निहित स्वार्थों के लिए एक गुट में शामिल होता था और समय अनुसार उसकी नीतियाँ बदलती रहती थी। अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार से नेपोलियन ने इन देशों के साथ संघर्ष किया और विजय प्राप्त की, तथा अंत में वो उसे पराजय का सामना करना पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं, डायरेक्टरी के शासन को समाप्त करके नेपोलियन फ्रांस का प्रथम काउंसिल बन गया था, तथा फ्रांस की एक प्रकार से समस्त सत्ता उसके हाथों में आ चुकी थी। 1802 ईस्वी में सीनेट ने उसे जीवन पर्यंत के लिए काउंसिल बना दिया। 1804 में सीनेट ने उसे फ्रांस का आनुवंशिक सम्राट घोषित किया, तथा ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार, 2 दिसंबर 1804 को नेपोलियन को नोत्रे दाम गिरजाघर में राज्याभिषेक करके विधिवत रूप से फ्रांस का सम्राट बनाया गया। छात्र ध्यान देंगे कि सम्राट बनने से उसकी सैनिक शक्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई, केवल उसके गौरव में वृद्धि हुई। और इस समय नेपोलियन ने कहा था कि मैंने फ्रांस का राजमुकुट धूल में पड़ा पाया, जिसे अपने तलवार की नोक पर पाया, तो मैं इसे पहनाने का श्रेय दूसरों को क्यों दूं। अब सम्राट बनने के पश्चात नेपोलियन ने यूरोप के ऊपर प्रभुसत्ता स्थापित करने का प्रयास किया, जिसके कारण उसे कई देशों के साथ युद्धों का सामना करना पड़ा। आइए अब देखते हैं किन किन देशों से उसे युद्ध का सामना करना पड़ा। पहला आता है इंग्लैंड। जैसे कि आप जानते हैं, 1802 ईस्वी में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच अमीन्स की संधि हुई थी, जिसके द्वारा यूरोप में शांति स्थापना हो गई थी। किंतु फिर भी दोनों में परस्पर संदेह बना रहा
और अंग्रेज़ों ने नेपोलियन के सामने कुछ मांगे रखी, जिसमें हॉलैंड व स्विट्ज़रलैंड को खाली करना तथा कुछ अन्य मांगे थी। नेपोलियन ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 18 मई 1803 ईस्वी को इंग्लैंड ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। नेपोलियन ने इंग्लैंड को हराने और उसके व्यापार को नष्ट करने के लिए हैनोवर पर अधिकार कर लिया। 1804 ईस्वी में इंग्लैंड ने नेपोलियन को परास्त करने के लिए कूटनीति का प्रयोग किया तथा ऑस्ट्रिया, रूस व स्वीडन के साथ मिलकर एक गुट का निर्माण किया, जिसे तीसरा गुट कहा जाता है। इस संघर्ष में पर्सा तटस्थ रहा, जबकि बवेरिया और बूटमबर्ग ने नेपोलियन का साथ दिया। नेपोलियन जानता था कि इंग्लैंड की समुद्री शक्ति मजबूत है, तो उसने सबसे पहले ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया इस गुट को तोड़ने के लिए, तथा 20 अक्टूबर 1805 को उसने उल्म पर अधिकार कर लिया। 21 अक्टूबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको छात्र याद रखेंगे कि 21 अक्टूबर 1805 को ट्राफलगर के प्रसिद्ध जल युद्ध में इंग्लैंड ने फ्रांस को परास्त किया। यद्यपि इस युद्ध में ब्रिटेन विजयी रहा, किंतु उसका महान जल सेना नायक नेल्सन मारा गया। इस युद्ध ने ब्रिटेन की जल शक्ति को सर्वोपरि साबित कर दिया तथा यह पराजय फ्रांस के लिए इतनी भयंकर थी कि नेपोलियन ने हमेशा के लिए समुद्री मार्ग से इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण करने की योजना त्याग दी। तो इसमें जो पर्सन आपको याद रखने हैं वो ये कि तीसरे गुट में कौन कौन शामिल था, ये आपके 4 नाम याद रखने हैं। उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि ट्राफलगर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, इसका महत्व क्या है, इसमें कौन सा महान सेना नायक मारा गया। अब आगे देखते हैं। फिर आता है ऑस्ट्रेलियंस का युद्ध। यह युद्ध, और इस युद्ध को हम उससे पहले ध्यान रखेंगे कि ट्राफलगर के युद्ध में हारने के पश्चात नेपोलियन ने स्थल युद्धों पर अधिक ध्यान दिया। 2 दिसंबर 1805 को ऑस्ट्रेलियंस का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। इस युद्ध को 3 सम्राटों का युद्ध भी कहा जाता है। ये 3 सम्राट कौन कौन से थे? फ्रांसिस द्वितीय, जो कि ऑस्ट्रिया का सम्राट था, अलेक्जेंडर प्रथम, जो कि रूस का जार था, और तीसरा नेपोलियन, फ्रांस का। तो इस ऑस्ट्रेलियंस के युद्ध में अथवा 3 सम्राटों के युद्ध में नेपोलियन ने रूस और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेना को परास्त किया और इस युद्ध में परास्त होने के पश्चात ऑस्ट्रिया को अपमानजनक पेसबर्ग की संधि करनी पड़ी। छात्र ध्यान देंगे कि यह संधि बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। पहला तो यही कि पेसबर्ग की संधि कब और किस किस के मध्य हुई, फिर इसके जो परिणाम निकले पेसबर्ग की संधि के वो अधिक महत्वपूर्ण है। इस संधि के परिणाम स्वरूप नेपोलियन ने जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को समाप्त कर दिया तथा राइन राज्य संघ की स्थापना की रही। राइन नदी का नाम है, उसके पास जो राज्य थे उसकी उसने स्थापना की, जिसमें लगभग 16 राज्य शामिल थे कुल। दूसरा, राइन राज्य संघ के निर्माण के पश्चात 6 अगस्त 1806 को पवित्र रोमन साम्राज्य का भी अंत हो गया। पहले इसका अध्यक्ष या सम्राट ऑस्ट्रिया के सम्राट को माना जाता था। तो इस प्रकार से याद रखेंगे कि पेसबर्ग संधि के 2 महत्वपूर्ण परिणाम हुए, राइन राज्य संघ का निर्माण तथा पवित्र रोमन राज्य साम्राज्य का अंत। फिर आता है पर्सा के साथ। अब जब पर्सा ने यह देखा कि जर्मनी में नेपोलियन का हस्तक्षेप अत्यधिक बढ़ गया है, तो वह बहुत नाराज हुआ, क्योंकि पर्सा स्वयं जर्मनी या जो क्षेत्र थे, जर्मन क्षेत्र, उन पे अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था। लेकिन 14 अक्टूबर 1806 को
जेना और ओवरस्टेट के युद्ध में नेपोलियन ने पर्सा को बुरी तरीके से पराजित किया तथा इन युद्धों के पश्चात जो संधि हुई उसके द्वारा वारसा की डच्ची स्थापित की गई, जो कि वर्तमान पोलैंड में है। तो ये महत्वपूर्ण परिणाम हुआ इसका, पर्सा के हारने का, वारसा की डच्ची की स्थापना। अब जब हम देखते हैं कि नेपोलियन ऑस्ट्रिया को हरा चुका है, पर्सा को हरा चुका है, अब उसका प्रमुख शत्रु बचा था रूस। इसलिए पर्सा को परास्त करने के पश्चात नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण कर दिया। ईलो के युद्ध में दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ और वह अनिर्णायक रहा। लेकिन 14 जून 1807 ईस्वी में फ्रीडलैंड के युद्ध में रूस नेपोलियन से परास्त हो गया तथा उसे मजबूरन टिलसिट की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े, जो कि 8 जुलाई 1807 ईस्वी को हुई थी। छात्र ध्यान देंगे कि जैसे प्रेसबर्ग की संधि महत्वपूर्ण थी, उसी प्रकार से टिलसिट की संधि भी महत्वपूर्ण है। किस किस के बीच हुई? फ्रांस और रूस के बीच। शासक कौन कौन थे? फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट और रूस का अलेक्जेंडर जार। यह संधि नेपोलियन के उत्कर्ष की चरम सीमा थी, क्योंकि इस संधि से यूरोप का जो सबसे बड़ा देश था वो नेपोलियन की शरण में आ चुका था तथा रूस के शासक ने हॉलैंड, जर्मनी, इटली में नेपोलियन द्वारा किए गए परिवर्तनों को भी स्वीकार कर लिया था। अब आता है महाद्वीपीय व्यवस्था। छात्र ध्यान देंगे कि यह एक बड़ा टॉपिक है और यदि इसको इसी में मैं डिटेल में बताऊं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप इसको विशेष रूप से अलग से भी याद रखेंगे। कई बार सिंपल पर्सन पूछ लिया जाता है बड़े में कि महाद्वीपीय व्यवस्था से क्या अभिप्राय है, इसके क्या कारण थे, नेपोलियन ने कौन कौन से आदेश पारित किए, इसके क्या परिणाम हुए तथा यह व्यवस्था असफल क्यों रही। बड़ा प्रश्न है, संक्षेप में बता रहा हूं आपको कि नेपोलियन के विरुद्ध जो गुट का निर्माण हुआ था उसमें इंग्लैंड अकेला देश बचा था जिसने फ्रांस की प्रभुसत्ता को स्वीकार नहीं किया था। और नेपोलियन ये जानता था कि इंग्लैंड के पास अजय सामुद्रिक बेड़ा है तथा समुद्र में इंग्लैंड को हराना संभव नहीं है। इसके अलावा नेपोलियन का यह मानना था कि इंग्लैंड के जो अर्थव्यवस्था है, जो जीवन है वहाँ का, वो व्यापार और वाणिज्य पर निर्भर है और यदि उसको किसी प्रकार से ब्लॉक कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, तो इंग्लैंड विवश होकर हार स्वीकार कर लेगा। इसलिए इंग्लैंड की आर्थिक व्यवस्था को ठप करने के उद्देश्य से, ध्यान देंगे, इंग्लैंड को आर्थिक रूप से बर्बाद करने के उद्देश्य से नेपोलियन ने जिस योजना का प्रयोग किया, अपनाया, उसे महाद्वीपीय प्रणाली कहते हैं। इसे व्यापार बहिष्कार की नीति भी कहा जाता है। इस नीति के अंतर्गत नेपोलियन ने बर्लिन आदेश, वारसा आदेश तथा मिलान आदेश के द्वारा इंग्लैंड के विरुद्ध कठोर कदम उठाए, जिसका जवाब इंग्लैंड ने ऑर्डर्स इन काउंसिल के द्वारा दिया। यह नीति नेपोलियन की असफल रही तथा इस नीति के कारण ही कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि नेपोलियन का पतन प्रारंभ हो गया। ध्यान देंगे, नेपोलियन का पतन कहाँ से प्रारंभ होता है इसके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इसे महाद्वीपीय प्रणाली की असफलता से, कुछ स्पेन में प्रायद्वीपीय युद्धों से और कुछ रूस के में नेपोलियन की असफलता से मानते हैं। तो इतिहासकार विशेष पर निर्भर करता है कि किस घटना को महत्वपूर्ण मानते हुए वो नेपोलियन के पतन को प्रारंभ करता है। अब आगे हम देखते हैं पुर्तगाल। पुर्तगाल ने नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया था, जिस कारण नेपोलियन ने स्पेन के साथ मिलकर 1807 ईस्वी में पुर्तगाल पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया।
मानचित्र में ध्यान देंगे तो स्पेन और पुर्तगाल दोनों पास पास हैं। उसके पश्चात नेपोलियन का अगला टारगेट था स्पेन। यद्यपि पुर्तगाल में फ्रांस और स्पेन ने मिलकर विजय प्राप्त की थी, किंतु अब नेपोलियन का विश्वास था कि यदि वह स्पेन पर भी अधिकार कर ले तो उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था और सुदृढ़ हो जाएगी तथा स्पेन में बुर्बो वंश का जो राज्य है उसको भी वह नष्ट करने में सफल होगा। इस समय स्पेन में आंतरिक संघर्ष चल रहा था, जिसका लाभ उठाकर नेपोलियन ने स्पेन पर अधिकार कर लिया तथा अपने भाई जोसेफ को स्पेन का राजा बना दिया। इसे स्पेन की जनता ने अपना अपमान समझा तथा नेपोलियन के विरुद्ध एक राष्ट्रीय युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में ब्रिटेन ने महत्वपूर्ण सहायता की स्पेन की तथा अंततः नेपोलियन या फ्रांस को वहाँ पे स्पेन में पराजय का सामना करना पड़ा। इसी कारण नेपोलियन ने कहा था कि स्पेन का नासूर मेरे विनाश का कारण था। अब जब स्पेन में फंसा हुआ था वो नेपोलियन और उसके पराजय के समाचार मिल रहे थे, तो इसका प्रभाव दूसरे देशों पर भी पड़ा तथा नेपोलियन को स्पेन में फंसा देखकर ऑस्ट्रिया ने 1809 में फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। किंतु नेपोलियन ने वैग्राम के युद्ध में जुलाई 1809 में ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया तथा ऑस्ट्रिया को विवश होकर वियना की अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसके द्वारा, याद रख लेंगे छात्र, ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस द्वितीय ने राजकुमारी मैरिया लूसिया का विवाह नेपोलियन के साथ कर दिया। मैंने आपको इसके नेपोलियन भाग 1 में बताया था कि नेपोलियन की सफलता में जोसेफाइन का महत्वपूर्ण हाथ था, किंतु उससे संतान उत्पन्न न होने के कारण नेपोलियन ने उसको त्याग दिया तथा लूसिया से विवाह किया और इससे उत्पन्न अपने पुत्र को उसने रोम का राजा बनाकर इटली का शासक घोषित किया था। अब आगे देखते हैं मास्को अभियान। रूस के साथ नेपोलियन के संबंध बिगड़ने का मुख्य कारण महाद्वीपीय व्यवस्था थी, क्योंकि रूस ने उसको बाद में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। नेपोलियन ने पूरी तैयारी के साथ जून 1812 ईस्वी में रूस पर आक्रमण कर दिया। उस समय उसके साथ लगभग 6 लाख सैनिक थे, किंतु रूसी सैनिकों ने बर्बाद करो और भागो की नीति अपनाते हुए पीछे हटते गए। नेपोलियन को वहाँ पर बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किंतु अंततः वह 14 सितंबर 13 को वहाँ पर पहुँचने में सफल रहा। लेकिन नेपोलियन को इस युद्ध में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तथा उसकी 6 लाख की सेना में से केवल लगभग 30,000 के आसपास सैनिक ही बचे। इसलिए कुछ इतिहासकार यहाँ से यानी मास्को अभियान से नेपोलियन के पतन का प्रारंभ भी मानते हैं। इस प्रकार नेपोलियन का यह अभियान पूर्ण रूप से निरर्थक सिद्ध हुआ और इस अभियान का विस्तृत वर्णन रूसी लेखक टॉल्स्टॉय ने अपने उपन्यास वॉर एंड पीस में सजीव रूप से किया है। अब हम देख रहे हैं कि नेपोलियन एक तरफ उसमें स्पेन के युद्ध में फंसा हुआ था, रूस से हार रहा था, तो इससे यूरोप के अन्य देशों को प्रोत्साहन मिला तथा रूस में नेपोलियन की पराजय का समाचार पाते ही जर्मनी में भी प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होने लगी तथा मार्च 1813 में पर्सा ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी के कुछ राष्ट्रों ने भी पर्सा का अनुसरण किया, लेकिन मई 1813 में नेपोलियन ने पर्सा व रूस की संयुक्त सेना को लुट्जेन और वोर्जेन के युद्धों में परास्त कर दिया। इस समय ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिक, याद रखेंगे,
बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ हुए हैं और 1815 से 1848 तक का काल मैटरनिक युग कहलाता है। उसने नेपोलियन के सामने संधि वार्ता का प्रस्ताव रखा था, जिसे नेपोलियन ने ठुकरा दिया। इसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया भी फ्रांस के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गया। तो अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक एक करके नेपोलियन के शत्रुओं में वृद्धि होती जा रही थी। सबसे प्रमुख शत्रु था इंग्लैंड, वो हम देख चुके हैं। दूसरा उसका शत्रु बन गया ऑस्ट्रिया, जिसको उसने निरंतर परास्त किया था, रूस, पर्शिया और एक और देश था स्वीडन। इन्होंने मिलकर चौथे गुट का निर्माण किया। कौन कौन? पर्शिया, ऑस्ट्रिया, स्वीडन और इंग्लैंड। अब जैसे नेपोलियन हर बार करता था, इस बार भी उसने सबसे पहले ऑस्ट्रिया की सेना पर आक्रमण किया तथा 1813 में ड्रेसडेन के युद्ध में उसने ऑस्ट्रिया को परास्त किया। छात्र याद रखेंगे, यह नेपोलियन की अंतिम प्रमुख विजय थी। अगस्त 1813 में नेपोलियन के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों की सेनाएं चारों तरफ से आगे बढ़ने लगी तथा 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच लिप्जिंग के निकट राष्ट्रों के युद्ध, राष्ट्रों का मतलब जो ऊपर चौथे गुट के सदस्य थे, उस गुट के सदस्यों ने नेपोलियन को परास्त किया तथा राष्ट्रों के युद्ध में नेपोलियन के लगभग 1,20,000 सैनिक मारे गए। इसके पश्चात 1 मार्च 1814 में ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया और पर्शिया ने मिलकर शोमेंट की संधि की। ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने पहले बताया, प्रेसबर्ग की संधि, टिलसिट की संधि और एक ये शोमेंट की संधि। इस संधि के द्वारा यह निश्चय किया गया कि जब तक शांति व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती, शत्रु पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाता, तब तक गुट के सदस्य मिलकर युद्ध को जारी रखेंगे। इस संधि द्वारा ही समस्त यूरोपीय राष्ट्रों ने नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली को भी त्याग दिया। ये संघर्ष जब चल रहा था तो मार्च 1814 में लाओ नामक स्थान पर नेपोलियन की पराजय हुई तथा फाउंटेन ब्लू नामक स्थान पर नेपोलियन ने मित्र राष्ट्रों के साथ संधि कर ली। चौथी संधि महत्वपूर्ण है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। प्रेसबर्ग की संधि, टिलसिट की संधि, शोमेंट की संधि और फाउंटेन ब्लू की संधि। इस संधि के अनुसार उसने फ्रांस के सिंहासन पर अपना अधिकार त्याग दिया तथा उसे एल्बा द्वीप का शासक बना दिया गया। इस समय मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को पूर्ण रूप से समाप्त करने का प्रयास नहीं किया था। अब आते हैं नेपोलियन के अंतिम दिन। जब नेपोलियन एल्बा द्वीप में था तो उस पर वियना में जो मित्र राष्ट्र माने ये चौथे गुट के सदस्य राष्ट्र थे, उनमें परस्पर मतभेद उत्पन्न होने लगे तथा फ्रांस में भी स्थितियां उसके अनुकूल बनने लगी, जिस कारण से नेपोलियन मात्र 1200 सैनिकों को साथ लेकर एल्बा से पेरिस वापस आ गया तथा वहां की जनता ने उसका जोरदार स्वागत किया। छात्र ध्यान देंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की इसी एल्बा से पेरिस यात्रा के साथ की है। ताज्जुब करो आप कि 1200 सैनिकों के साथ एक छोटे से द्वीप से आना और पेरिस पर अधिकार करना, कि नेपोलियन की पॉपुलैरिटी कितनी थी उस समय। लेकिन वह मात्र 100 दिन ही शासन कर सका, क्योंकि जैसे ही मित्र राष्ट्रों को इस बात की सूचना मिली, उन्होंने तुरंत सेना का संगठन किया और 2 प्रमुख सेनापति बनाए, इंग्लैंड के ड्यूक ऑफ वेलिंगटन तथा पर्सा के ब्लूखर। इनके नेतृत्व में सेना गठित की गई तथा यह सबसे महत्वपूर्ण है, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। 18 जून 1815 ईस्वी को रविवार के दिन वाटरलू के मैदान में नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच घमासान युद्ध हुआ। वाटरलू का मैदान बेल्जियम में स्थित है।
और इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों को विजय प्राप्त हुई। इस युद्ध में नेपोलियन ने स्वयं कहा था कि उसकी पराजय के एक प्रमुख कारण आक्रमण करने में देरी थी, और एक कथन भी उसका प्रसिद्ध है कि मैंने समय को बर्बाद किया और समय ने मुझे बर्बाद किया। ये नेपोलियन की प्रसिद्ध कथन है। इस युद्ध में परास्त होने के पश्चात 15 जुलाई 1815 को नेपोलियन ने अंग्रेज अधिकारी मैटलन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अब की बार मित्र राष्ट्र किसी प्रकार का खतरा उठाने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने नेपोलियन को अटलांटिक महासागर के सुनसान द्वीप सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया, जहां पर नेपोलियन ने अपने आत्मकथा नेपोलियनिक लीजेंड लिखी तथा 5 मई 1821 को नेपोलियन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक निर्धन कुलीन परिवार से उठा व्यक्ति, जिसने जो फ्रांस का सम्राट बना और उसने पूरे यूरोप पर एक प्रकार से इंग्लैंड के अलावा अधिकार करने में सफल रहा, लेकिन उसका शासनकाल अधिक लंबा नहीं चला और अंततः उसे पराजय का सामना करना पड़ा। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।